अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा रिएक्ट जेएस फॉर बिगिनर की सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कंपोनेंट्स और प्रॉप्स क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और ये एलिमेंट्स से कैसे डिफरेंट होता है, जो कि एलिमेंट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा था। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जो कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, वो रीयूजेबल पार्ट होता है, यार ये रीयूजेबल ब्लॉक्स जो होते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो रीयूजेबल ब्लॉक्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स, और हर कंपोनेंट्स की कुछ डिफ़ॉल्ट हम उसको प्रॉपर्टीज़ असाइन करते हैं, जिसको हम प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब कंपोनेंट्स को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फंक्शंस के थ्रू और एक होता है ES6 में क्लास को यूज़ करते हुए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त कंफ्यूज होंगे कि एलिमेंट्स में जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था उसमें भी तो हम रेंडर करते हैं HTML एलिमेंट्स को, और जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें भी हम रेंडर करते हैं HTML एलिमेंट को ही। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस ये होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, जबकि ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये रीयूजेबल नहीं होते। आप नो डाउट इनको जितनी दफ़ा मर्जी डिस्प्ले करवाना चाहे डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते ऑन रन टाइम। डिज़ाइन टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं। अब ये जो डेट है ये तो हर 1 सेकंड बाद इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसलिए वो अपडेट हो रहा है, अदरवाइज ये वैल्यूज़ डायनामिकली चेंज नहीं कर सकते। और जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम जब जितनी दफ़ा भी चेंज करना चाहें, जब भी हम उसको कॉल करें, उसको मतलब उस कंपोनेंट को कॉल करते हैं, हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इसकी मैं यहाँ पर आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ऑल दो पार्ट 1 में आई थिंक मैंने इसका टच दिया था, तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ सेक्शन को और सेव करता हूँ, ताकि हमारी स्लेट जो है ब्लैंक हो जाए स्पेस। अब यहाँ पर हम एक लिखते हैं फंक्शन वेलकम, और इसके अंदर हम पास करेंगे प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट। अब ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है कि जब हम इस वेलकम का एलिमेंट क्रिएट करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये एलिमेंट लिखा है डिव, इसी तरह का इसको भी हम यूज़ करेंगे वेलकम को भी। तो जैसे ही हम इस वेलकम को रिएक्ट डोम के साथ रेंडर करेंगे, तो इस वेलकम के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट दिए हुए होंगे वो एज ए प्रॉप्स यहाँ पर इस वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को पास हो जाएंगे, और फिर हम उनको विद इन द फंक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग JSX सिंटैक्स, सिंगल करली ब्रैकेट वाला या डबल करली ब्रैकेट, जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट उसको पास कर सकते हैं। तो चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, और अब इसको रेंडर करने के लिए हम HTML का तरीका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा वेलकम कॉमा, अब जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पास index.html में ऐप और ऐप 1 के नाम से दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो एलिमेंट्स हैं HTML के, उनको हम ये दोनों वैल्यूज़ असाइन करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहें तो। यहाँ पे मैं ऐप लिख देता हूँ। अब चूंकि हमने इसको कोई एट्रीब्यूट पास नहीं किया, इसलिए यहाँ पर हम किसी को भी रेंडर रिटर्न नहीं कर सकते। तो चलिए सपोज मैं यहाँ पर नेम इज इक्वल टू इमरान कासिम लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिटर्न कर सकता हूँ इस प्रॉपर्टी को विद इन सम एलिमेंट, जैसे HTML का कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं यहाँ पर H2 यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंगल करली ब्रैकेट यूज़ करते हुए मैं लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट, और फिर जो भी मैंने इस एट्रीब्यूट को नेम दिया, अब यहाँ पर मैंने नेम लिखा है, मैं NM भी लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर NM लिखूँगा, ये सॉरी एरर आ रहा है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आपको नज़र आ गया इमरान कासिम लिखा हुआ। तो ये हमारे पास अब एक समझ लें कि ये एक डायनामिक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब हम इसको सपोज मैं अगर लिखता हूँ रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, और यहाँ पे अगेन वेलकम लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं NM इज़ इक्वल टू कर देता हूँ इरफान कासिम, और इसको यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर लिख लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कि दोनों को सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐप 1, और इसके साथ मुझे हैश लिखना होगा ताकि वो इसको क्यूरी सिलेक्टर जो है ID को टारगेट करे। अब मैं जब आप सेव करूँगा तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इमरान कासिम लिखा हुआ है और इरफान कासिम। तो अब हमने इसको रीयूज़ कर लिया, इसको नेम प्रॉपर्टी, अब हम डिफरेंट नेम प्रॉपर्टीज़ देते जाएंगे और हम उनको एक्सेस करते जाएंगे अपने रिएक्ट डोम के ज़रिए। तो हम श्योर अब आपको समझ आ गई होगी कि डिफरेंस क्या है इसमें एलिमेंट्स में और
कंपोनेंट्स में हमारे पास प्रॉप्स का मेथड होता है। अब इसी वेलकम मैसेज को यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ और अब हम इसको ES6 के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं, हम करते हैं और ये काम करेगा। तो क्लास लिखेंगे, फिर वेलकम लिखेंगे और अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स। और एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है? ये रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से हो रहा है एक्सटेंड। अब इस क्लास की एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है प्रॉप्स, जिसके ज़रिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे props.nm लिखा उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको एक्सेस करेंगे। तो इसका एक मेथड होता है जो क्लास का, जो अब जैसे कि आपको पता ही है कि हम रिटर्न नहीं कर सकते डायरेक्टली क्लास के अंदर, जैसे ये हमने रिटर्न किया है इस फंक्शन के अंदर। इसके लिए हमें कोई मेथड यूज़ करना पड़ता है पहले। तो जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का एक डिफ़ॉल्ट मेथड है रिएक्ट, जिसमें हमने रेंडर लिखा है, तो उसका भी एक मेथड है रेंडर, हम उसको यूज़ करेंगे और ये रेंडर मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब ये रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अब हम वही चीज़ लिख देते हैं, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर चेंज क्या करना है कि क्लास के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम किसी प्रॉपर्टी को विद इन या किसी भी मेथड को विद इन द क्लास एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दिस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो बाकी जो तरीका है वो वही है, props.nm लिखा और इसको सेव करेंगे जब, तो दोस्तों आप देखेंगे कि वही आउटपुट रिफ्रेश होने के बाद आपको मिली है, कोई चेंज नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप चाहे तो ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं फंक्शन वाला, अगर आप चाहें तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं क्लास वाला। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि ये रीयूजेबल है, हम इसको मल्टीपल जगहों पे डिफरेंट तरीक़ों से डिस्प्ले करा सकते हैं। और यही हमें रिएक्ट जेएस के अंदर, मतलब यहाँ पर मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ कि कंपोनेंट लेट्स यू स्प्लिट यूजर इंटरफेस इनटू इंडिपेंडेंट रीयूजेबल पीसेज एंड थिंक अबाउट ईच पीस इज एज इन आइसोलेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर उसको एक पीस, मतलब एक पार्ट बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया एक क्लास के जरिए, और हम इसको फंक्शन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको फंक्शन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के थ्रू भी, जो कि ES6 का क्लास का स्टैंडर्ड है। इसके बाद रेंडर करने का तरीका वही है कि आप इनको जिस तरीके से यहाँ पर एलिमेंट को डिव लिखी, यहाँ पर ये एलिमेंट को आपने ये डिव असाइन किया, अब आप इसको भी असाइन कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट इस तरीके से, ये जैसे हमने वेलकम लिखा है। अब दूसरी जो चीज़ है, हम कंपोनेंट्स के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स को भी कॉल कर सकते हैं। अब सपोज मैंने इस फंक्शन को एज अ मैसेज लिख दिया सपोज, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास एक मैसेज फंक्शन है और ये समझ लें कि ये एक, हम इसको एज एन प्रॉपर्टी या एक एज एन एट्रीब्यूट एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से रेंडर कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न मैसेज और यहाँ पर इसको हम पास कर देंगे nm इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हम पास करना चाहें, ये हम वैल्यूज़ पास कर देंगे। और अब मैं इसको एक ही कॉल करता हूँ क्योंकि दूसरे को तो हम कॉल नहीं कर रहे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस मैसेज को इस वेलकम, इस कंपोनेंट के अंदर हम कॉल कर रहे हैं। और अब चूंकि हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास, हमें अब ज़रूरत नहीं है कि कोई भी वैल्यू पास करें, कि हम चूँकि हम ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं इस nm के अंदर, इस क्लास के अंदर, तो यहाँ पर हम सपोज़ कोई वैल्यू पास नहीं करते। तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो आपने देखा कि हमारे पास वही आउटपुट आई जो इससे पहले आ रही थी और यहाँ पर nm हमारे पास इमरान कासिम। अब सपोज आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसको तो मैं ये वैल्यू पास नहीं करना चाह रहा, मैं वैल्यू यहाँ पर nm पास करना चाह रहा हूँ, nm इज़ इक्वल टू इमरान कासिम। तो इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा? तो बहुत ही आसान है, जैसे कि हमने सीखा कि इसके लिए आप यहाँ पर JSX का जो सिंटैक्स है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट props.nm। तो अब ये हुआ कि अब जो भी वैल्यू अब हम यहाँ पर वेलकम को असाइन करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर एज अ प्रॉपर्टी सेट होगी और ये कॉल करेगा मैसेज प्रॉपर्टी को, मतलब मैसेज कंपोनेंट को, और मैसेज कंपोनेंट इसको रेंडर कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखा आपने दोस्तों कि वही प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर शो हो गई जो हमने यहाँ पर असाइन की। अब सपोज करिए कि मैं इसको कलर रेड देना चाह रहा हूँ, तो ध्यान में रखिए कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी हम जिस तरीके से, ये हमने एक स्ट्रिंग एक्सेस किया, इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक कलर की प्रॉपर्टीज़ को दी COLOR और इसके बाद मैंने इसको रेड कलर दे दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास इमरान कासिम लिखा हुआ है इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो इसके दो तरीके, या तो हम अब चूँकि यहाँ पर वेलकम को कॉल कर रहे हैं, तो इसका तरीका यही है कि हम यहाँ पर इसको पास करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पर एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कलर की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अगेन कलर की प्रॉपर्टी, और उसको असाइन कर देते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कलर। तो डेफिनेटली अब ये कलर हमारा यहाँ से इधर चला जाएगा और यहाँ पर अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग स्टाइल प्रॉपर्टी। अब स्टाइल इज इक्वल टू, हम सिंगल कोट में तो कर्ली ब्रैकेट में हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट पास करना हो, जैसे हम CSS लिखते हैं कि कलर कॉलन
फिर उस कलर की वैल्यू लिखते हैं तो वो कलर डिस्प्ले हो जाता है CSS के अंदर। तो यहाँ पर भी हम वही तरीका यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर हमें 2 कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेगी और यहाँ पर हम लिखेंगे कलर और फिर कॉलन फिर स्पेस। ये एक ऑब्जेक्ट इसको पास होगा और ये ऑटोमेटिकली उसको स्टाइल एट्रीब्यूट को देखते हुए उनको रेंडर करेगा। अब यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ props डॉट कलर, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, ये वाला कलर। ये वाला कलर इसको साइन नहीं करे बल्कि ये वाली एट्रीब्यूट है वो इसको साइन होगी। इसको सेव करेंगे हम, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कलर जो है रेड हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं एक और यहाँ पर ये सपोज मैं कलर 1 ले लेता हूँ, एक और कलर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू ग्रीन देता हूँ। अब ये मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आपको जैसे पता है CSS के अंदर हमारे पास स्टाइल है बैकग्राउंड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले इसको पास करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको BG कलर कह देता हूँ, डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि जरूरी नहीं कि सेम होनी चाहिए। तो BG कलर मैं लिखता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कलर, सिंपल मतलब ये जो कलर है मतलब कलर ग्रीन है। कलर 1 जो है वो, या मैं इसको F कलर कह देता हूँ फॉन्ट कलर, और इसको B कलर कह देता हूँ मतलब बैकग्राउंड कलर, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास दिस डॉट प्रॉपर्टी F कलर होगी और BG कलर इज इक्वल टू दिस प्रॉप्स डॉट B कलर होगा। तो ये अब हमने इसको सेव किया तो हमारे पास आउटपुट अभी सेम कलर रेड है, लेकिन अभी इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ, तो वो बैकग्राउंड हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर हम बैकग्राउंड को स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और कलर का C कैपिटल कर देंगे। कैमल केस में इसको अब लिखेंगे कलर कॉलन और फिर उसके बाद प्रॉप्स डॉट, अब हमने यहाँ पे F कलर दिया, नहीं सिर्फ कलर दिया, F कलर नहीं BG कलर है और कलर है। तो यहाँ पर हमने इसको कलर BG कलर दे देना है ताकि हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो ये जो BG कलर है ये हम इसको यहाँ से यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास BG कलर ग्रीन है। और अगर यहाँ पर आप कुछ पैडिंग वगैरह देना चाहें तो कॉमा डाल के पैडिंग, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर, जैसे 10px। तो ये अब इसको पैडिंग भी दे देगा 10px। और इसके अलावा आप यहाँ पर जितनी भी स्टाइलिंग देना चाहें, अब मैं जैसे टेक्स्ट अलाइन जो है वो ये देना चाह रहा हूँ, तो टेक्स्ट अलाइन को इस तरीके से लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे सेंटर लिख दूंगा, ठीक है। सेव करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है वो सेंटर लाइन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर स्टाइल के अलावा यहाँ पर हम क्लास डायनामिक क्लास भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो H2 को मैं कोई क्लास असाइन करना चाह रहा हूँ, डिफरेंट मतलब पास करना चाह रहा हूँ डायनामिकली यहाँ से, तो मैं यहाँ पर एक इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा क्लास नेम, क्योंकि क्लास जो है वो रिएक्ट के अंदर एक रिजर्व वर्ड है जो कि एक क्लास के लिए यूज़ होता है ES6 में। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो इनके साथ डैश यूज़ होती है तो उनके साथ हम यहाँ पर कैमल केस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्लास असाइन करने के लिए हमें क्लास नेम लिखना पड़ेगा और इसके बाद इसको सिंपली क्लास नेम को हम सिंगल कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, मतलब CL नेम लिख देते हैं, props डॉट CL नेम लिख सकते हैं। तो ये CL नेम अब हम पास कर सकते हैं जहाँ से भी हम पास करना चाहें, यहाँ से पास करना चाहें। सपोज मैं यहाँ पर NM इज इक्वल टू इमरान कासिम कर देता हूँ और इसके बाद स्पेस देके CL नेम इज इक्वल टू कोई भी क्लास नेम आप दे दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ टाइटल और इसके बाद मुझे यहाँ पर अपने index.html को ओपन करना होगा और यहाँ पर मैं अब एक क्लास क्रिएट करता हूँ डॉट टाइटल और इसको मैं कलर रेड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ, फॉन्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देता हूँ और पैडिंग 10 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको कुछ वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर CL नेम टाइटल दे दिया और यहाँ पर क्लास नेम props.cl नेम दे दिया, तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रही। और यहाँ पर NM को हम पास कर देते हैं दिस डॉट props डॉट NM। तो ये इस इस क्लास का जो हमारे पास props है यहाँ से ये NM ये यहाँ पर पास हो जाएगा और ये यहाँ से इधर चला जाएगा। अब इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि हमारे पास आउटपुट जो है वो वही आई जो यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लू कर देता हूँ और कलर को मैं वाइट कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये देखिएगा यहाँ पर भी ये कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हमने इसको असाइन कर दिया एक डिफरेंट क्लास। इसी तरह अगर हम यहाँ पर डॉट पैरा के नाम से एक और क्लास बना लेते हैं, उसमें कलर हम कर देते हैं रेड और बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं और टेक्स्ट
अलाइन इसमें सेंटर ही रखते हैं और पैडिंग जो है हम 15 पिक्सल कर देते हैं। तो ये हमने एक और क्लास बना ली डॉट पैरा के नाम से। तो यहाँ पर रिएक्ट जेएस में अब हम इस कंपोनेंट को सिर्फ रीयूजेबल कर रहे हैं। यहाँ पर इसको ऐप 1 में डिस्प्ले करा रहे हैं, नाम हम यहाँ पर परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस कर रहे हैं और यहाँ पर अब अपने यहाँ पर CL नेम जो है हमने स्टैटिक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि CL नेम भी हमें यहाँ पर डायनामिक देना होगा। तो यहाँ पर मैं CL नेम एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको टाइटल दे देता हूँ और यहाँ पर हम अब सिंगल कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हुए दिस डॉट प्रॉप्स डॉट CL नेम इसको एक्सेस कर लेंगे। तो इट मीन्स अब यहाँ पर मैं CL नेम इज़ इक्वल टू क्या नाम दिया था हमने, पैरा, दूसरी क्लास नेम पैरा हमने दी थी। तो इसको हम दूसरा जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेंडर किया, ये कंपोनेंट को, इस कंपोनेंट को दूसरी जगह पे जो रेंडर किया उसमें हमने यहाँ पर इसको क्लास नेम प्यारा दे दिया। अब इसको हम सेव करेंगे तो हमारे पास देखें 2 कंपोनेंट्स क्रिएट हुए, एक का बैकग्राउंड ब्लू और कलर वाइट, दूसरे का बैकग्राउंड येलो और कलर उसका रेड है। तो ये इस तरीके से हम रीयूज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को और एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को हम एम्बेड भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पर मैसेज वाले कंपोनेंट्स को इस मैसेज वाले कंपोनेंट को एम्बेड किया इस क्लास वाले कंपोनेंट के अंदर। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि कंपोनेंट्स और प्रॉप्स को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्ट जेएस पर डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है, आप इसको रीड कीजिए और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ आप हैशटैग आस्क लियो यूज़ करेंगे। हैशटैग इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हैशटैग आस्क लियो, ये लिख के आप इसमें कोई भी मैसेज टाइप करेंगे, उसके स्पेस देके उसके बाद कोई भी मैसेज, तो मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ ईजीली ऑन द यूट्यूब। नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, आप ट्विटर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं इसी हैशटैग को, ताकि मुझे वो भी नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर रीड कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।